हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास एंड दिस इज द 8th लेक्चर। ये मेरा 8वां लेक्चर वीडियो है ऑन द सब्जेक्ट बिजनेस स्टडीज। एंड हम लोग इस समय एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज बिजनेस ट्रेड एंड कॉमर्स, जिसपे मेरा ये 8वां लेक्चर वीडियो है। 7 लेक्चर वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, तो जरूर एक बार जो अपलोडेड वीडियोस हैं उनको भी जरूर देख लीजिएगा। हमने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक उन लेक्चर्स में कवर किए हैं। पर चलिए एक मैं शॉर्ट में आपको बता देती हूँ कि जो पिछले 7 लेक्चर्स वीडियो थे उसमें हमने कौन कौन से टॉपिक कवर किए थे। तो एक बार वीडियो को पॉज करके देख लीजिए। ये स्क्रीन पे जो सारे टॉपिक आपको दिख रहे हैं ये बहुत डिटेल में हम पिछले 7 लेक्चर वीडियो में कवर कर चुके हैं। मैं आपको बहुत डिटेल में बता चुकी हूँ अबाउट बिजनेस। बिजनेस क्या होता है, इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ, बिजनेस का क्या मतलब है, हिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स इन इंडिया, रोल ऑफ बिजनेस इन द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी के डेवलपमेंट में बिजनेस का क्या रोल था, इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है, फीचर्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। एंड इसके बाद मैंने बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, इनमें क्या रिलेशनशिप है, क्या डिफरेंस है, ये भी डिटेल में डिस्कस किया था। बिजनेस एक्टिविटी को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। तो ये हमने डिटेल में समझा था। फिर इंडस्ट्री को फर्दर 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। प्राइमरी को फर्दर 2 कैटेगरी में किया गया है, सेकेंडरी को भी फर्दर 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। तो ये सब हमने डिटेल में पढ़ा था। इसके बाद हमने कॉमर्स को डिटेल में पढ़ा, ट्रेड को डिटेल में पढ़ा है, ऑक्सिलरी टू ट्रेड हमने डिटेल में पढ़ा। तो ये सारे टॉपिक हमने डिटेल में पढ़े हैं। एंड ये वाला जो फ्लो चार्ट है ना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको मैं वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करूंगी। ये एग्जाम में ये टॉपिक अगर पूछा जाता है तो ये फ्लो चार्ट जरूर बनाइएगा, ठीक है। यहाँ पे ये सारे ही टॉपिक, ये सारे ही जो टॉपिक यहाँ पे दिख रहे हैं, हम इन सारे टॉपिक को बहुत डिटेल में विद लॉट्स ऑफ एग्जांपल हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। एंड इसके बाद हम लोग पिछले लेक्चर में डिस्कस कर रहे थे ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या है, बिजनेस रिस्क क्या होता है, बिजनेस रिस्क कितने टाइप के होते हैं, नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क क्या है, एंड व्हाट आर द कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क, बिजनेस रिस्क का कारण क्या है। तो ये सब टॉपिक हम पढ़ चुके हैं एंड आज हम इसके आगे पढ़ेंगे और इसी के साथ हमारा ये जो चैप्टर 1 है ना, बिजनेस ट्रेड एंड कॉमर्स, वो फिनिश हो जाएगा, ठीक है। तो आखिरी टॉपिक हमारा इसमें जो बिजनेस ट्रेड एंड कॉमर्स जो चैप्टर है उसका आखिरी टॉपिक जो है वो आज हम डिस्कस करेंगे। टॉपिक क्या है, स्टार्टिंग अ बिजनेस। यानी जब भी कोई एंटरप्रेन्योर बिजनेस स्टार्ट करता है, जब भी कोई पर्सन बिजनेस स्टार्ट करता है, देन व्हाट आर द बेसिक फैक्टर्स टू कंसीडर। उसे कौन कौन से बेसिक फैक्टर ध्यान में रखने होते हैं, किन किन बातों का ध्यान रखना होता है, ठीक है। तो ये आखिरी टॉपिक है फर्स्ट यूनिट का, जो आज के लेक्चर में हम डिटेल में समझेंगे, पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग अ बिजनेस, जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट किया जाता है, ठीक है, क्योंकि हमारे चैप्टर का नाम क्या है, बिजनेस ट्रेड एंड कॉमर्स। ट्रेड हम बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं, कॉमर्स भी पढ़ चुके हैं, अब बिजनेस के बारे में थोड़ा सा देखते हैं, ठीक है। तो बिजनेस जब शुरू करते हैं तो उससे पहले रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजीज जो इससे रिलेटेड आती हैं वो पहले समझ लेते हैं। आपने वर्ड सुना होगा एंटरप्रेन्योरशिप, सुना होगा एंटरप्रेन्योरशिप, क्या होता है ये। तो जब कोई अपना खुद का बिजनेस शुरू करता है, द प्रोसेस ऑफ सेटिंग अप वंस ओन बिजनेस, यानी जब हम खुद का बिजनेस शुरू करते हैं ना, देखिए एक होता है बिजनेस, एक होता है सर्विस। ये मतलब तो समझते हैं ना, एक होता है बिजनेस, एक होता है सर्विस। सर्विस क्या है, एम्प्लॉयमेंट, जब हम किसी और के लिए काम करते हैं, कहीं और काम करते हैं, तो दैट इज सर्विस, ठीक। बिजनेस क्या है, जब हम अपना खुद का काम शुरू करते हैं, वही है, दैट इज कॉल्ड बिजनेस, ठीक है। तो एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, द प्रोसेस ऑफ सेटिंग अप वंस ओन बिजनेस, यानी अपने खुद का बिजनेस जो शुरू करने का जो प्रोसेस है ना, अपने खुद का बिजनेस जो सेट करने का जो प्रोसेस है ना, इसी को कहा जाता है एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। एंड एंटरप्रेन्योर कौन होते हैं, एंटरप्रेन्योर कौन होते हैं, वो पर्सन हु सेट अप हिज बिजनेस, वो पर्सन जो बिजनेस सेट करते हैं, अपना खुद का बिजनेस सेट करते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, एंटरप्रेन्योर। जो भी स्टार्टअप्स वगैरह होते हैं, ठीक है, जो भी स्टार्टअप्स वगैरह होते हैं वो कौन है, एंटरप्रेन्योर, वो अपने खुद का बिजनेस शुरू कर रहे हैं। तो एंटरप्रेन्योर कौन होते हैं, द पर्सन हु सेट अप हिज बिजनेस, वो पर्सन जो अपना खुद का बिजनेस शुरू करते हैं वो होते हैं एंटरप्रेन्योर। एंड बिजनेस एंटरप्राइज क्या होती है, बिजनेस एंटरप्राइज क्या है, द आउटपुट ऑफ द प्रोसेस। ये जो एंटरप्रेन्योरशिप है, यानी जब खुद का बिजनेस शुरू करते हैं, उसका जो प्रोसेस है, उसका जो आउटपुट है ना, अगर खुद का बिजनेस शुरू करेंगे तो उसका आउटपुट क्या होगा, एक बिजनेस सेट होगा, एक बिजनेस यूनिट सेट होगी ना, ठीक है। उसी बिजनेस यूनिट को कहा जाता है बिजनेस एंटरप्राइज। तो बिजनेस एंटरप्राइज क्या है, द आउटपुट ऑफ द प्रोसेस, ये जो प्रोसेस है इसका जो आउटपुट है, ठीक है, दैट इज द बिजनेस यूनिट, इसी को बिजनेस यूनिट कहते हैं, ठीक, समझ में आ गया। तो एंटरप्रेन्योरशिप क्या है,
वो प्रोसेस जिसके तहत हम खुद का बिजनेस शुरू करते हैं उसको एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं, और जो पर्सन उसको सेटअप करता है अपना बिजनेस उसको एंटरप्रेन्योर कहेंगे। और जो इसका आउटपुट होता है, ठीक है, बिजनेस सेट किया तो क्या सेट हुआ, एक बिजनेस यूनिट सेट हुई ना, तो उसी को बिजनेस इंटरप्राइज कहते हैं। ठीक। और एक बात और है, जो बिजनेस स्टार्ट करना है वो एकदम वैसे ही है जैसे सपोज करिए कोई भी चीज, जैसे सपोज करिए आप मकान बना रहे हैं, ठीक है, तो मकान बनाने में आपको क्या करना होगा, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, आपका ऑब्जेक्टिव है कि मकान आपको बढ़िया अच्छे, जैसी आपकी डिजाइन आप चाहते हैं, जैसा रिसोर्सेज यूज करके बनाना चाहते हैं आप वैसा मकान बनाते हैं, ठीक है। तो ये जो बिजनेस शुरू करना, बिजनेस एंटरप्राइज स्टार्ट करना, और कोई भी कह लीजिए सिमिलर कोई भी दूसरा ह्यूमन एफर्ट जिसमें आप क्या कर रहे हैं, रिसोर्सेज मोबिलाइज कर रहे हैं, उसमें ह्यूमन एफर्ट लगा रहे हैं ताकि आप ऑब्जेक्टिव अचीव कर सके, ठीक है। जिसका एग्जांपल एक ऐसा ले सकते हैं, सपोज करिए मैं मकान बना रही हूँ, ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, इस मकान बनाने के लिए जो भी रिसोर्सेज चाहिए, ठीक है, जो भी जितने भी रॉ मटेरियल वगैरह मुझे चाहिए मैं सब अरेंज कर रही हूँ, ठीक है, आर्किटेक्ट से डिजाइन बनवा रही हूँ, जो कुछ भी रिसोर्सेज मुझे चाहिए वो सब, जितने भी फिटिंग्स वगैरह चाहिए वो सब खरीद रही हूँ। तो रिसोर्सेज मैं मोबिलाइज कर रही हूँ प्लस ह्यूमन एफर्ट लगा रही हूँ, ठीक है, उसके लिए बहुत भाग दौड़ करनी पड़ेगी, ह्यूमन एफर्ट लगा रही हूँ ताकि क्या है मैं अपना ऑब्जेक्टिव अचीव कर सकूं, मेरा मकान अच्छा बन जाए, ठीक है। तो बिजनेस भी एकदम ऐसे ही है। तो वही बात यहाँ पे लिखी है, स्टार्टिंग अ बिजनेस एंटरप्राइज, एक बिजनेस एंटरप्राइज शुरू करना एकदम वैसे ही है जैसे कोई भी ह्यूमन एफर्ट लगा के हम अपना काम कोई शुरू करते हैं, जिसमें हम रिसोर्सेज मोबिलाइज करते हैं, रिसोर्सेज इकट्ठा करते हैं, उनको प्रॉपर कोऑर्डिनेट करते हैं ताकि हम अपना ऑब्जेक्टिव अचीव कर सकें। वैसे ही बिजनेस में भी है, बिजनेस में भी ह्यूमन एफर्ट लगाना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है ताकि जो भी हमारा बिजनेस का ऑब्जेक्टिव है वो अचीव हो सके। ठीक। एक और यहाँ पे डिफिनेशन मैंने लिखी है एंटरप्रेन्योर की, डिटेल डिफिनेशन। एंटरप्रेन्योर क्या होता है, तो एंटरप्रेन्योर क्या है, ये एक सिस्टमैटिक, पर्पसफुल एंड क्रिएटिव एक्टिविटी है। एंटरप्रेन्योर क्या है, एंटरप्रेन्योर एक सिस्टमैटिक, पर्पसफुल, एक सिस्टमैटिक वे में किसी पर्पस के साथ जब हम क्रिएटिव एक्टिविटी करते हैं, कुछ नया कुछ क्रिएटिव करते हैं, कुछ इनोवेटिव करते हैं, ठीक है, एंड आइडेंटिफाई, पहचानने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज द नीड ऑफ द मार्केट, मार्केट की जरूरत क्या है, एंड उसी के अकॉर्डिंग रिसोर्सेज को मोबिलाइज करते हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम रिसोर्सेज अरेंज करते हैं, प्रोडक्शन शुरू करते हैं, ऑर्गेनाइजिंग प्रोडक्शन, ताकि हम कस्टमर को क्या कर सके, वैल्यू डिलीवर कर सके। यही तो हम करते हैं किसी भी बिजनेस में, क्या होता है, कस्टमर को सही वैल्यू, ठीक है, हम डिलीवर कर सके, इसके लिए सिस्टमैटिक वे में एक पर्पस के साथ कुछ क्रिएटिव, कुछ इनोवेटिव एक्टिविटी परफॉर्म की जाती है, मार्केट की नीड को समझा जाता है, जरूरत क्या है मार्केट की, और उसके अकॉर्डिंग रिसोर्स मोबिलाइज किए जाते हैं, प्रोडक्शन किया जाता है, ताकि कस्टमर की जो भी नीड है, जो भी वांट है, उसको फुलफिल किया जा सके, कस्टमर को वैल्यू डिलीवर की जा सके। और इसके साथ ही जो इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने हमारे बिजनेस में पैसा लगाया है, ठीक है, हमने बैंक से भी शायद लोन लिया होगा, अगर बिजनेस शुरू करने के लिए कुछ पैसा चाहिए तो सारा पैसा तो अगर हमारे पास है तो बहुत अच्छी बात है, बट सपोज करिए हमने इतना पैसा लगा दिया, ठीक है, बाकी कुछ पैसा शायद हमने बैंक से लिया, या कुछ इन्वेस्टर्स जो एंजल इन्वेस्टर्स होते हैं उन्होंने थोड़ा पैसा दिया है, तो उनको भी तो रिटर्न चाहिए। तो वही है, जो एंटरप्रेन्योर है वो ये सारे काम करता है, सिस्टमैटिक, पर्पसफुल, क्रिएटिव एक्टिविटी करता है, नीड को आइडेंटिफाई करता है, मोबिलाइज करता है, रिसोर्सेज प्रोडक्शन करता है ताकि वो कस्टमर को वैल्यू डिलीवर कर सके, प्लस जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए रिटर्न जनरेट कर सके। जो एंजल इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने मेरे बिजनेस में पैसा लगाया, उनको रिटर्न चाहिए ना, तो उनके लिए रिटर्न जनरेट कर सके, एंड प्लस अपने लिए, वो जो एंटरप्रेन्योर है वो अपने लिए क्या कमा सके, प्रॉफिट। एंटरप्रेन्योर जो है जिसने अपना बिजनेस शुरू किया है वो कुछ प्रॉफिट कमा सके, ठीक है, इन अकॉर्डेंस विद द रिस्क एंड अनसर्टेनिटी एसोसिएटेड विद द बिजनेस। बिजनेस में जो अनसर्टेनिटी, जो रिस्क है उसको ध्यान में रख के एंटरप्रेन्योर अपने लिए थोड़ा सा प्रॉफिट कमा सके, ठीक है। तो दिस इज द डिटेल डिफिनीशन ऑफ एंटरप्रेन्योर, ये एंटरप्रेन्योर की डिटेल डिफिनीशन है। ठीक, समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये एक स्टेटमेंट है, बड़ा सही लगा मुझे। देखिए, बिजनेस और सर्विस में एक और बहुत बढ़िया मतलब डिफरेंस है, या एंटरप्रेन्योर और एक नॉर्मल पर्सन में बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस एक ये भी है। व्हेन यू मेक अ चॉइस टू बिकम एंटरप्रेन्योर, जब आप एंटरप्रेन्योर बनने की चॉइस चूज करते हैं, जब आप अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करने का सोचते हैं, देन यू बिकम, ये देखिए क्या लिखा है, देन यू बिकम जॉब प्रोवाइडर। अगर हम एंटरप्रेन्योर बनते हैं तो हम क्या करते हैं, हम जॉब प्रोवाइड करते हैं, रादर देन वी बिकम जॉब सीकर। हम जॉब ढूंढते नहीं है, ठीक है, हमें कहीं सर्विस नहीं करनी, हमें कोई जॉब स्विच नहीं करनी, हम जॉब ढूंढते नहीं है, वी बिकम जॉब प्रोवाइडर, ठीक है। तो ये एंटरप्रेन्योर की बहुत अच्छी बात है कि व्हेन यू मेक द चॉइस टू बिकम एंटरप्रेन्योर, जब आप एंटरप्रेन्योर बनने की चॉइस चूज करते हैं, देन यू बिकम जॉब प्रोवाइडर रादर देन जॉब सीकर। और इसके साथ ही जब एंटरप्रेन्योर बनते हैं तो हम कुछ रिस्क ले रहे हैं ना, बहुत हेवी रिस्क ले रहे हैं,
तो इसीलिए बहुत सारे रिवॉर्ड, साइकोलॉजिकल एंड फाइनेंशियल रिवॉर्ड भी हम डिजर्व करते हैं। ठीक है, साइकोलॉजिकल रिवॉर्ड मतलब देखिए अपना बिजनेस सेट करना और अपना बिजनेस ग्रो करना, इसमें एक अलग ही लेवल का सेटिस्फैक्शन है। देखिए जो सर्विस होती है ना, उसमें हम दूसरे के लिए काम कर रहे होते हैं, पर जब हम बिजनेस में काम कर रहे होते हैं ना, अपना बिजनेस में काम कर रहे होते हैं, खुद का बिजनेस सेट कर रहे हैं, उसमें काम कर रहे हैं, तो एक अलग सा सेटिस्फैक्शन है क्योंकि हम अपने लिए काम कर रहे हैं। ठीक है, तो वही है कि एंटरप्रेन्योर में ये, क्योंकि वो एक जॉब प्रोवाइडर होता है रादर देन जॉब सीकर होता है, और एंटरप्रेन्योर एक बहुत बड़ा रिस्क भी ले रहा होता है, तो इसीलिए एंटरप्रेन्योर डिजर्व द साइकोलॉजिकल रिवॉर्ड, इसीलिए उसे साइकोलॉजिकल रिवॉर्ड यानी एक अलग सा सेटिस्फैक्शन भी मिलता है प्लस फाइनेंशियल रिवॉर्ड। वो प्रॉफिट कमाता है जिसका एक मेजर पोर्शन वो डिजर्व करता है। ठीक है, तो दिस इज द एंटरप्रेन्योर। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं बेसिक फैक्टर्स, यानी जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट किया जाता है, सेट किया जाता है, तो कुछ बेसिक फैक्टर हैं जिनको ध्यान में रखा जाता है, कंसीडर किया जाता है। तो वही बेसिक फैक्टर अब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो कौन कौन से बेसिक फैक्टर हैं? देखिए मैंने लिखा है बेसिक फैक्टर विच मस्ट बी कंसीडर बाय एनीबॉडी हु इज टू स्टार्ट अ बिजनेस, यानी जिसको भी बिजनेस शुरू करना है तो कुछ बेसिक फैक्टर है जो उसे कंसीडर करने होते हैं। पहला क्या है? सिलेक्शन ऑफ टाइप ऑफ बिजनेस। दूसरा क्या है? साइज ऑफ बिजनेस एंड स्केल ऑफ इट्स ऑपरेशन। अगला क्या है? लोकेशन ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज। नेक्स्ट इज फाइनेंसिंग द प्रोपोजिशन, फिजिकल फैसिलिटी, competent and committed workforce, tax planning and launching the enterprise। तो ये बेसिक 8 फैक्टर्स हैं जो किसी भी पर्सन को कंसीडर करने होते हैं व्हेन दैट पर्सन इज गोइंग टू स्टार्ट अ बिजनेस, जब कोई पर्सन बिजनेस स्टार्ट करने जा रहा है। ठीक है, अब ये जो 8 फैक्टर है इनको मैं डिटेल में अब आपके साथ डिस्कस करूंगी। ठीक है, सबसे पहला फैक्टर सिलेक्शन ऑफ द टाइप ऑफ बिजनेस। जब आप बिजनेस शुरू करने जा रहे हैं, ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा? बताइए, सबसे पहले क्या करना होगा? सबसे पहले तो आप ये डिसाइड करेंगे कि व्हाट टाइप ऑफ बिजनेस यू वांट टू स्टार्ट, आप किस तरीके का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। आप फर्नीचर का कोई फैक्ट्री वगैरह डालना चाहते हैं, या कोई रेस्टोरेंट या कुकिंग कुछ ऐसा शुरू करना चाहते हैं, या आप कोई पार्लर वगैरह खोलना चाहते हैं? किस टाइप का बिजनेस, या आप एजुकेशन की फील्ड में जाना चाहते हैं, आप किस टाइप का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं? सबसे पहले तो ये डिसाइड करना पड़ेगा ना। तो वही है सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर, क्या है? सिलेक्शन ऑफ द टाइप ऑफ बिजनेस। ठीक है, किस टाइप की इंडस्ट्री, कॉमर्स की किस ब्रांच में, किस टाइप की आप अपना ऑर्गेनाइजेशन सेट करना चाहते हैं। एंड एक बात और है, आप इस बात का भी ध्यान में रखेंगे कि वो ऐसी कह लीजिए ऐसा बिजनेस आप चूज करेंगे या चूज करने की कोशिश करेंगे कि वेयर देयर इज अ ग्रेटर अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, जहां पे प्रॉफिट का मार्जिन थोड़ा ज्यादा हो, जहां पे प्रॉफिट की गुंजाइश हो, प्रॉफिट अच्छा खासा हो, ऐसा बिजनेस शुरू करेंगे ना। क्योंकि बिजनेस करने का मेन पर्पस क्या है? एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्पस है कि हम ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमा सके। ठीक है, तो वो तब, तो इसलिए जब हम बिजनेस ये डिसाइड करते हैं कि किस टाइप का हमें बिजनेस करना है, तो हम पहले उस सेक्टर को भी देखते हैं कि क्या इस सेक्टर में प्रॉफिट कमाने का चांसेस है। ठीक है, और इसी के साथ हम ये भी देखते हैं कि कस्टमर की रिक्वायरमेंट भी है कि नहीं है। अगर मैं किसी एरिया में रेस्टोरेंट खोलना चाहती हूँ, ठीक है, तो जरा हम ये भी एनालाइज करेंगे कि उस एरिया में कस्टमर की रिक्वायरमेंट रेस्टोरेंट की है कि नहीं है। कस्टमर क्या ऑलरेडी उस एरिया में जो रेस्टोरेंट है उससे सेटिस्फाइड है कि मेरा और मैं अगर रेस्टोरेंट खोलूंगी तो चल पाएगा कि नहीं चल पाएगा, ये भी मुझे पहले एनालाइज करने की जरूरत है। और इसके साथ एक सबसे इंपॉर्टेंट जो मुझे लगता है ये बात ध्यान में रखने की है कि जो टेक्निकल नॉलेज चाहिए, जो बिजनेस शुरू करने के लिए जो टेक्निकल नॉलेज चाहिए, जो इंटरेस्ट चाहिए, वो होना चाहिए एंटरप्रेन्योर में। मतलब एंटरप्रेन्योर का इंटरेस्ट जिस भी फील्ड में है उस फील्ड में उसे बिजनेस खोलना चाहिए। अगर एंटरप्रेन्योर का इंटरेस्ट अगर फर्नीचर वगैरह कुछ उसमें है, फर्नीचर की फैक्ट्री वगैरह डालने में इंटरेस्ट है, तो उसे उसमें जाना चाहिए। उसे कुकिंग वगैरह में इंटरेस्ट है तो कुछ रेस्टोरेंट वगैरह के लिए देखना चाहिए। अगर उसे एजुकेशन में इंटरेस्ट है तो वो कुछ एडटेक कुछ ऑर्गेनाइजेशन खोल सकता है, कुछ कोचिंग सेंटर खोल सकता है। ठीक है, तो इसलिए टेक्निकल नॉलेज, जो एंटरप्रेन्योर है वो टेक्निकल नॉलेज भी होनी चाहिए। वो उस टाइप का बिजनेस खोले जिसकी उसे टेक्निकल नॉलेज हो प्लस इंटरेस्ट हो। ठीक है, इंटरेस्ट होना बहुत जरूरी है। इंटरेस्ट ही नहीं है, बस ये देख करके कि उस फील्ड में प्रॉफिट बहुत है, तो ऐसे एंटरप्रेन्योर नहीं सक्सीड कर पाएगा। ये बहुत जरूरी है कि जिस भी फील्ड में वो अपना खोले बिजनेस, उसकी उसे टेक्निकल नॉलेज होनी चाहिए प्लस उसका इंटरेस्ट भी होना चाहिए। तो ये सबसे पहला फैक्टर है जिसे कंसीडर करना चाहिए। अगला जो फैक्टर है दैट इज द साइज ऑफ द बिजनेस, स्केल ऑफ इट्स ऑपरेशन। साइज ऑफ द बिजनेस यानी कितना बड़ा बिजनेस होगा। ठीक है, अगर एंटरप्रेन्योर कॉन्फिडेंट है कि जो वो प्रोडक्ट बना रहा है, ठीक है, जो भी बिजनेसमैन है वो अगर कॉन्फिडेंट है कि जो भी वो प्रोडक्ट बना रहा है उसकी मार्केट में डिमांड बहुत होगी, अभी नहीं है बट आने वाले समय में वो मार्केट में उस प्रोडक्ट की डिमांड बहुत होगी, अगर उसे लगता है ऐसा, तो वो क्या करे? वो फंड्स अरेंज करे, कैपिटल अरेंज करे और लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करे।
ठीक है, यानी स्केल ऑफ ऑपरेशन क्या होना चाहिए, बड़े स्केल पे वर्क करना चाहिए, जो साइज ऑफ बिजनेस है वो बड़ा होना चाहिए। बट अगर एंटरप्रेन्योर डाउट में है, अगर उसे लगता है कि नहीं इस प्रोडक्ट में इतना दम नहीं है, ये चलेगा नहीं चलेगा प्रोडक्ट, तो उसे रिस्क नहीं लेना चाहिए। स्मॉल साइज बिजनेस की स्मॉल साइज रखनी चाहिए, छोटे स्केल पे अपना बिजनेस शुरू करना चाहिए। ठीक है, तो ये दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसे कंसीडर करना चाहिए कि क्या स्केल रहेगा ऑपरेशन का, क्या स्केल रहेगा, यानी जो प्रोडक्शन होगा एक बार में कितने यूनिट का प्रोडक्शन करेगा, साइज ऑफ बिजनेस क्या रहेगा, इस बात का भी इंपॉर्टेंट ध्यान रखते हैं। तो ये दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो एक एंटरप्रेन्योर को ध्यान में रखना होता है। तीसरा जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है दैट इज लोकेशन ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज। लोकेशन तो आप जानते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर कोई एग्जांपल लेते हैं, अगर कोई शॉप वगैरह भी खोलते हैं तो शॉप किस मार्केट में है, और उस मार्केट में भी उसकी लोकेशन क्या है, क्या वो फ्रंट में पड़ रही है, या वो कहीं बेसमेंट में कहीं किसी कोने में वो शॉप है, या कहीं फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर में वो शॉप है, तो ये बहुत मैटर करता है ना, आप जानते हैं। जो सामने पड़ेगी शॉप आप उससे सामान लेकर के उस मार्केट से आ जाते हैं। ठीक है, तो लोकेशन किसी भी बिजनेस के लिए लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक बात और है, अगर मैं किसी फैक्ट्री वगैरह के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, ठीक है, कोई फैक्ट्री आपने सेटअप की और अगर वो गलत लोकेशन पे सेट कर दी, तो क्या होगा, गलत लोकेशन मतलब बहुत दूर कहीं सेट कर दी, ठीक है, एकदम मार्केट से हट करके, सिटी से हट करके कहीं रिमोट एरिया में आपने अपनी फैक्ट्री डाली है। ठीक है, वहां जमीन तो सस्ते मिल गई, बट अगर किसी रिमोट एरिया में डाली है तो क्या होगा, आपका हाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आएगा, सामान बनने में जो खर्चा लगेगा वो बहुत ज्यादा लगेगा। क्यों, क्योंकि वहां पे आपको रॉ मटेरियल पहुंचाने, मतलब रॉ मटेरियल वहां पे मुश्किल से मिलेंगे, आपका ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा बहुत ज्यादा आएगा, आपको रॉ मटेरियल वहां तक पहुंचाने पड़ेंगे। और रिमोट एरिया में कर दिया तो वहां पे लेबर भी नहीं मिल पाएंगे काम करने के लिए। पावर सप्लाई भी आपको देखनी पड़ेगी कि पावर सप्लाई है कि नहीं है। ठीक है, और भी दूसरी फैसिलिटीज जैसे बैंकिंग की, ट्रांसपोर्टेशन की, कम्युनिकेशन की एंड वेयर हाउसिंग की फैसिलिटी भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो देखना होगा। तो इसलिए किसी भी बिजनेस का जो लोकेशन है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर लोकेशन प्रॉपर नहीं होगा तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है, ज्यादा आएगा। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मतलब सामान बनने में जो लागत लग रही है वो ज्यादा आएगा, और अगर कॉस्ट ज्यादा होगा तो क्या होगा, प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि लोकेशन जो है आपकी फैक्ट्री की, आपके बिजनेस की, जो भी आप स्टार्टअप शुरू करने जा रहे हैं, उसका लोकेशन एकदम सही होना चाहिए। ठीक है, ताकि जो भी आपको रिसोर्सेज चाहिए अपनी फैक्ट्री में वो आसपास इजिली कन्वीनियंटली अवेलेबल हो। ठीक, बहुत सारे अच्छे एम्प्लॉय केवल इसलिए उस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन नहीं करते क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन एकदम कहीं कोने में किसी रिमोट एरिया में है, जहां पे कोई सुविधा नहीं है, रहने की कोई सुविधा नहीं है, बच्चों की पढ़ाई की, हॉस्पिटल की और बाकी सुविधा नहीं है, तो अच्छा एम्प्लॉय वहां नहीं जाएगा। ठीक है, तो इसलिए लोकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये भी एंटरप्रेन्योर को कंसीडर करना होता है। नेक्स्ट जो एंटरप्रेन्योर को कंसीडर करना होता है दैट इज फाइनेंसिंग द प्रपोजिशन। फाइनेंसिंग द प्रपोजिशन, इसका क्या मतलब है, देखिए कैपिटल तो चाहिए ही, पैसा तो चाहिए ही, पूंजी तो चाहिए ही बिजनेस शुरू करने के लिए। ठीक है, बट इसका प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग की बहुत जरूरत है। जो एंटरप्रेन्योर है वो प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग करे कि किस तरीके से हमें वो जो पैसा हमने इकट्ठा किया है, हमने थोड़ा अपना पैसा लगाया है, थोड़ा बैंक से लोन लिया है, थोड़ा कुछ इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने पैसा लगाया है, तो ये जो पूरा पैसा कलेक्ट हुआ है इसको हम अच्छे से फाइनेंशियल प्लानिंग करके अच्छे से सोच समझ के इन्वेस्ट करें। ठीक है, तो वही है फाइनेंसिंग द प्रपोजिशन। तो इसमें हम पूरा सोच समझ लें कि रिक्वायरमेंट ऑफ कैपिटल, हमें पैसे की कितनी जरूरत है, यानी कितना पैसा रिक्वायर्ड है, मुझे अगर अपनी फैक्ट्री सेटअप करनी है तो कितना पैसा रिक्वायर्ड है, कितने कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, एंड व्हाट विल बी द सोर्स ऑफ कैपिटल, यानी सोर्स क्या होगा, मैं पैसा कहां से कलेक्ट करूंगी, मैं अपना पैसा कितना लगाऊंगी, बैंक से मैं कितना लोन लूंगी, एंजल इन्वेस्टर से मैं कितना इन्वेस्टमेंट कराऊंगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें सोर्स ऑफ कैपिटल भी प्रॉपरली सोच समझ के ही मतलब फाइनेंशियल प्लानिंग में करना चाहिए। प्लस जो पैसा आप कलेक्ट हुआ है उसको हम यूटिलाइज कैसे करेंगे, बेस्ट वे ऑफ यूटिलाइजिंग द कैपिटल इन द फर्म, यानी किस तरीके से हम उस कैपिटल को उस फर्म में बेस्ट यूटिलाइजेशन कैसे करेंगे। ठीक है, ताकि हम उस पैसे का अच्छा यूटिलाइजेशन करें, इफिशिएंटली यूज कर सकें। ठीक, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ठीक, कितना पैसा चाहिए, कहां से पैसा आएगा, तीन इंपॉर्टेंट चीजें हैं इसमें। जो फाइनेंशियल प्लानिंग है इसमें तीन इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि मुझे फैक्ट्री सेटअप करने के लिए कितना कैपिटल रिक्वायर्ड है, सोर्स ऑफ कैपिटल क्या होगा, मैं कहां से पैसे का अरेंजमेंट करूंगी, एंड हाउ आई विल यूटिलाइज दैट कैपिटल, मैं उस कैपिटल को किस तरीके से यूटिलाइज करूंगी। ठीक है, कैपिटल तो चाहिए, फैक्ट्री का अगर आप लैंड वगैरह खरीदेंगे या रेंट पे लेंगे उसके लिए चाहिए, फैक्ट्री सेटअप करने के लिए चाहिए, मशीनरी वगैरह के लिए चाहिए, जो लेबर्स हैं उनको आप जो भी वेजेस सैलरी देंगे उसके लिए चाहिए, तो और प्लस इलेक्ट्रिसिटी वगैरह के खर्चे, तो खर्चे तो बहुत सारे हैं। तो किस तरीके से इस पैसे को इन सारे एक्सपेंसेस में डिवाइड किया जाएगा, ये सब भी प्रॉपरली एनालाइज किया जाता है इस फोर्थ इंपॉर्टेंट फैक्टर में।
ठीक है, तो ये 4 इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो एक बिजनेस को कंसीडर करनी चाहिए। अभी 4 और इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो अभी हम डिस्कस करेंगे, बट उससे पहले मैं आपको अपने चैनल के बारे में थोड़ा सा बताना चाहती हूँ। ये वो लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट है, ठीक है। एंड एक बात और कहूंगी, ये बताना बहुत जरूरी है क्योंकि काफी स्टूडेंट को पता ही नहीं है कि मैं कितने सब्जेक्ट अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ। तो एक बार देख लीजिए, ये वो लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट है जो मैं आज की तारीख यानी सितंबर 2023 तक अपने फर्स्ट चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास एंड सेकंड चैनल पूजा सिंह के नाम पे है उस पे कवर कर चुकी हूँ। अगर ये वीडियो आप कुछ महीने बाद, कुछ साल बाद देख रहे हैं तो होपफुली मैं इसमें काफी न्यू सब्जेक्ट ऐड कर चुकी होंगी। ये अभी तक है, कब तक? सितंबर 2023 तक। तो जरूर इसका फायदा उठाइएगा, इसकी हेल्प से पढ़िएगा, खुद भी पढ़िएगा एंड फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करिएगा। एंड अगर आपने मेरा फर्स्ट चैनल एंड सेकंड चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए एंड इंस्टाग्राम पे भी मुझे जरूर फॉलो कर लीजिए क्योंकि वहां पे भी मैं टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन अपने चैनल से रिलेटेड डालती रहती हूँ। एंड प्लीज लेक्चर यूजफुल लगे तो लाइक करना मत भूलिएगा और कमेंट करके भी मुझे बताइएगा कि हाउ वाज दिस लेक्चर, ये लेक्चर कैसा था, आपको समझ में आया कि नहीं आया। और अगर मेरे चैनल पे अपलोडेड वीडियोस के नोट्स चाहिए देन यू कैन डाउनलोड माय एप्लीकेशन फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। आप गूगल प्ले स्टोर से मेरी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं पांचवा इंपॉर्टेंट फैक्टर जो एक बिजनेसमैन को कंसीडर करना चाहिए, फिजिकल फैसिलिटी। पांचवा जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है दैट इज फिजिकल फैसिलिटी। फिजिकल फैसिलिटी में क्या आता है, जैसे मशीनरीज हैं, जो फैक्ट्री में जो इक्विपमेंट है, बिल्डिंग है या और भी जितनी सपोर्टिव सर्विसेज हैं वो सब फिजिकल फैसिलिटी में आती है। तो जब भी कोई एंटरप्रेन्योर बिजनेस स्टार्ट करता है तो मशीनरी, इक्विपमेंट, बिल्डिंग और जो जितनी सपोर्टिंग सर्विसेज है इन सब के रिगार्डिंग भी उसे प्रॉपरली सोच समझ के इन सब चीजों में इन्वेस्टमेंट करना है, इन सबको मोबिलाइज करना है, इन सबका अरेंजमेंट करना है, ठीक है। एंड ये जो चीजें होंगी, मशीन, इक्विपमेंट, बिल्डिंग, सपोर्टिव सर्विसेज, ये मतलब इनके रिगार्डिंग जो डिसीजन लेना है वो एंटरप्रेन्योर लेता है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर एंड साइज ऑफ बिजनेस। जो एंटरप्रेन्योर है उसका बिजनेस की साइज क्या है, कितना बड़ा बिजनेस है, स्केल क्या है बिजनेस का, यानी कितना प्रोडक्शन करेगा, उसके बेसिस पे वो मशीनरी लगाएगा ना, ठीक है। अगर थोड़ा सा अभी कम क्वांटिटी में प्रोडक्शन कर रहा है तो कम मशीन से भी काम चल जाएगा, ठीक है। तो क्या नेचर है बिजनेस का, प्लस साइज ऑफ बिजनेस क्या है, प्लस उसके पास फंड कितने अवेलेबल हैं। जैसा फंड रहेगा उसी के हिसाब से तो बिल्डिंग, इक्विपमेंट, मशीनरी एंड सपोर्टिव सर्विस पे खर्चा करेगा। प्लस उसका प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन क्या है, ठीक है, प्रोडक्शन के लिए क्या प्रोसेस यूज करेगा। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रख करके जो एंटरप्रेन्योर है वो फिजिकल फैसिलिटीज अरेंज करेगा, ठीक है। तो ये पांचवा पॉइंट है कि एंटरप्रेन्योर जब फिजिकल फैसिलिटी यानी मशीनरी, इक्विपमेंट वगैरह इनके लिए भी डिसीजन लेता है, इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इसके बारे में सोचता है। लेकिन ये सारी चीजें किस पे डिपेंड करती हैं, ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन पे, फंड कितना अवेलेबल है, साइज ऑफ बिजनेस, नेचर ऑफ बिजनेस क्या है, उस पर डिपेंड करता है, ठीक। तो ये हो गया पांचवा पॉइंट। छठा पॉइंट देखते हैं, कंपिटेंट। ये बहुत अच्छा पॉइंट है, कंपिटेंट एंड कमिटेड वर्कफोर्स, ठीक। तो ये भी तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मैं इवन मानती हूँ कि जो एचआर है, ह्यूमन रिसोर्स, यानी जो एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय आर द वेरी इंपॉर्टेंट एसेट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। एम्प्लॉय क्या है, ऑर्गेनाइजेशन का एसेट है। सब कुछ एम्प्लॉय तो एक्चुअली कर रहा होता है, मशीन एक्चुअली में चला कौन रहा होता है, वो एम्प्लॉय तो चला रहा होता है, ठीक है। तो मैं मानती हूँ कि ह्यूमन रिसोर्स जो एम्प्लॉय है ना, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो जब कोई एंटरप्रेन्योर अपना बिजनेस स्टार्ट करने जा रहा है तो उसे कमिटेड एंड कॉम्पिटेंट वर्कफोर्स पे भी काम करना होगा। देखिए कोई भी जो एंटरप्रेन्योर है, नो इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योर कैन डू ऑल द वर्क विद हिमसेल्फ। वो खुद से सारा काम नहीं कर सकता है, ठीक है। एक एंटरप्रेन्योर अकेले थोड़ी पूरी फैक्ट्री चला सकता है, पूरा बिजनेस अकेले नहीं रन कर सकता है ना। इसलिए उसे बहुत जरूरी है कि वो आइडेंटिफाई करे द रिक्वायरमेंट ऑफ स्किल्ड एंड अनस्किल्ड वर्कर, कि उसके काम में, उसके बिजनेस में स्किल्ड वर्कर कितने चाहिए, अनस्किल्ड वर्कर चाहिए, कौन कौन से काम है, कैसे काम को डिवाइड करना है, मैनेजरियल स्टाफ कितना चाहिए, इन सब की रिक्वायरमेंट को आइडेंटिफाई करे, ठीक है। एंड ये भी सोचे कि कहां से रिक्रूटमेंट करेगा, ठीक है, वो एम्प्लॉय आएंगे कहां से, उनको ट्रेन कैसे किया जाएगा, उनको कैसे मोटिवेट किया जाएगा ताकि वो अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे, ठीक है। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो एक एंटरप्रेन्योर को कंसीडर करना होता है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है दैट इज टैक्स प्लानिंग। तो देखिए जो बिजनेस होता है वो बहुत सारे लॉज के तहत बिजनेस एस्टैब्लिश होता है, ठीक है। और इंडिया में बहुत सारे, हर कंट्री में, इंडिया की बात नहीं है, हर कंट्री में बहुत सारे टैक्स लॉ हैं,
ठीक है। तो जब भी कोई बिजनेस मैन या एंटरप्रेन्योर बिजनेस सेटअप करता है तो जो डिफरेंट लॉज हैं, टैक्स से रिलेटेड जो डिफरेंट लॉज हैं, उन सबका ध्यान रखना होता है। उन लॉज का उस बिजनेस पे क्या इंपैक्ट है, ठीक है, उन सारे लॉज को ध्यान में रख के उसे अपना बिजनेस सेट करना है। ठीक है। तो ये टैक्स के रिलेटेड जितने क्लॉज वगैरह हैं उसको ध्यान में रखना होता है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो एक एंटरप्रेन्योर को ध्यान में रखना होता है। एंड लास्ट वन इज लॉन्चिंग द एंटरप्राइज। फाइनली जो एंटरप्रेन्योर है वो अपना बिजनेस जब लॉन्च करता है तो उसे क्या करना है, जब बिजनेस लॉन्च करेगा, ठीक है, तो उसे क्या करना है, उसे सारे जो रिसोर्सेज हैं उन्हें मोबिलाइज करना है। ठीक है। जो भी रिसोर्सेज हैं, रॉ मटेरियल है, लेबर्स हैं, जितनी भी चीजें उसके बिजनेस में चाहिए वो सब अब अरेंज करेगा, लाएगा, मोबिलाइज करेगा। ठीक है। एंड जितनी भी लीगल फॉर्मेलिटीज है, बिजनेस स्टार्ट करने में बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटीज होती हैं तो वो सब फुलफिल करनी है, प्रोडक्शन शुरू करना है, सेल्स प्रमोशन का कैंपेन स्टार्ट करना है। ठीक है। लोगों को कैसे पता चलेगा कि आपकी फैक्ट्री में कौन सा सामान बन रहा है, तो इसके लिए सेल्स प्रमोशन करना पड़ेगा ना, एंड प्रोडक्शन भी तो शुरू करना होगा, एंड लीगल फॉर्मेलिटीज भी पूरी करनी होगी। ठीक है। तो फाइनली लॉन्च, जब एंटरप्राइज लॉन्च की जाती है तो इन सारी चीजों का ध्यान रखना होता है। ठीक है। रिसोर्सेज मोबिलाइज करने हैं, लीगल फॉर्मेलिटी कंप्लीट करनी है, प्रोडक्शन शुरू करना है, एंड सेल्स प्रमोशन कैंपेन इनिशिएट करना। तो फाइनली लॉन्च होता है बिजनेस एंटरप्राइज। तो ये सारे, ये 8 जो मैंने अभी आपको इंपॉर्टेंट फैक्टर्स बताए हैं, ये एक बिजनेसमैन को ध्यान में रखने होते हैं, एंटरप्रेन्योर को ध्यान में रखने होते हैं जब वो अपना बिजनेस स्टार्ट करता है। ठीक है। तो 8 फैक्टर्स कौन से हैं? 8 फैक्टर ये हैं। सिलेक्शन ऑफ द टाइप ऑफ बिजनेस, किस तरीके का बिजनेस होगा, स्मॉल स्केल, लार्ज स्केल, कैसा बिजनेस होगा। सॉरी, टाइप ऑफ बिजनेस मतलब किस एरिया में, जैसे नहीं आप कुकिंग का बिजनेस शुरू करेंगे, कोई रेस्टोरेंट शुरू करेंगे, कोई फैक्ट्री, कुछ प्रोडक्शन, कोई मटेरियल बनाएंगे, फर्नीचर फैक्ट्री डालेंगे, या कोई कोचिंग वगैरह खोलेंगे, तो टाइप ऑफ बिजनेस, फिर स्केल ऑफ बिजनेस, फिर लोकेशन, फिर उसके बाद फाइनेंसिंग द प्रपोजिशन, फिजिकल फैसिलिटी, कॉम्पिटेंट एंड कमिटेड वर्कफोर्स, टैक्स प्लानिंग, एंड फाइनली लॉन्चिंग द एंटरप्राइज। तो ये 8 इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं जो एक एंटरप्रेन्योर को ध्यान में रखने होते हैं। ठीक है। तो चलिए आज का लेक्चर फिर मैं यहीं पे वाइंड अप करती हूँ। अब हम अगले लेक्चर में बीएसटी का, बिजनेस स्टडीज का अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक। और आई होप जहां तक मैंने पढ़ाया है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसे जरूर शेयर करिएगा। ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।